कभी कभी परीक्षा की तैयारी करते हुए हमें खुद के ऊपर ही संदेह होने लगता है, शक होने लगता है कि हम एग्जाम निकाल पाएंगे या फिर नहीं। तो एक बात मेरी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर हमें खुद के ऊपर भरोसा होता है, अगर हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें अंधेरे में भी रास्ते दिखने लगते हैं। तो अभी तो फिर भी उजाला है, आपके पास इतनी सारी क्लासेस है, इतना अच्छा डाटा पड़ा हुआ है, आप कैसे नहीं आपका एग्जाम निकलेगा, कैसे आपकी तैयारी बेहतर नहीं होगी। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। इनमें हम मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाएं हुई और उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ में। कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कर्मवीर समाचार पत्र वह पत्रिका है जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया था राष्ट्रीय आंदोलनों में। इस पत्रिका में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती थी और नई नई रणनीति लिखी जाती थी, कैसे हम हमारे देश को आज़ाद कर सकते हैं। इसका संपादन डॉक्टर हरि सिंह गौर, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पी आनंद चार्लू किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। जब हम बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर की, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, जो कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से संबंधित है और इन्हें भारतीय संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में और कब हुआ था? ऑप्शन है 1940 जबलपुर, 1930 इंदौर, 1920 सागर, 1910 ग्वालियर। देखिए जो रतौना आंदोलन है ना, इस आंदोलन में एग्जैक्टली क्या हुआ? रतौना सागर में स्थित एक जगह का नाम है और रतौना में एक कसाई खाना खोला जाना था और इस कसाई खाने के विद्रोह में यह आंदोलन आया। और इस आंदोलन में देखिए कसाई खाना जो खोला जाना था ना, उसमें लगभग 1600 गायों को प्रतिदिन काटा जाना था, पर डे काटा जाना था। तो इसके विरोध में दो व्यक्ति, एक हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे और दूसरे अब्दुल गनी थे। तो अब्दुल गनी और माखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यह आंदोलन किया गया, जो कि सागर जिले में किया गया था वर्ष 1920 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि रतौना आंदोलन सागर जिले में हुआ, वर्ष 1920 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई और अब्दुल गनी के द्वारा की गई। झंडा आंदोलन का प्रारंभ प्रदेश में कहां से किया गया था? जबलपुर, रतौना, चरण पादुका और शिवनी। देखिए जब हम बात करें झंडा आंदोलन की, तो झंडा आंदोलन में एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये कि जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया आम जनता के द्वारा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस भारतीय झंडे को निकाला, नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद भी ब्रिटिश सरकार के लोग शांत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस झंडे को पैरों से रौंदा। और इतना ज्यादा भारतीय झंडे का अपमान देख के जनता में क्रोध की लहर दौड़ गई और इसके बाद जनता ने क्या किया, यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन को ही झंडा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से प्रारंभ हुआ था, अतः यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रतौना की बात करेंगे तो रतौना आंदोलन सागर से संबंधित है। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह शिवनी का नेतृत्व किसने किया था? जो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है दुर्गा शंकर मेहता, अजीमुल्ला साहब, लाला राम वाजपेयी और इनमें से कोई नहीं। देखिए मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह दो जगह हुआ था, पहला हुआ था जबलपुर में और दूसरा हुआ था शिवनी में। आपसे शिवनी वाला पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा दुर्गा शंकर मेहता जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह वर्ष
कब किया गया था? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कौन सा सत्याग्रह है ये देखते हैं, वर्ष पढ़ लें। 1920, 1940, 1930, 1931। देखिए, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह यह हुआ था बैतूल जिले में। इसके साथ ही साथ में सिवनी में भी इस आंदोलन का असर देखने के लिए मिला था। हुआ क्या था कि आदिवासी क्षेत्र में अधिकार जमा रहे थे अंग्रेज अपना, तो आदिवासी ये बताना चाहते थे ब्रिटिश सरकार को कि जंगल हमारे हैं और हम इन जंगलों में कभी भी किसी भी व्यक्ति का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन का उदय हुआ। इसके प्रमुख आदिवासी नेता बंजन सिंह कोरकू थे, जिन्हें बंजारे सिंह कोरकू या फिर गुंजन सिंह कोरकू के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे यह आंदोलन वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था, 1930 में हुआ था। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1930। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह के प्रमुख आदिवासी नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगजीवन राम, बंजारे सिंह कोरकू, यशवंत सिंह और सुंदरलाल शर्मा। इसके बारे में जस्ट हमने अभी 2 सेकंड पहले बात की, तो इसका सही आंसर होगा बंजारे सिंह कोरकू, और इन्हें ही गुंजन सिंह कोरकू के नाम से भी जाना जाता है। कल को अगर आपको गुंजन सिंह कोरकू आंसर मिले तो आप इसको भी लगा सकते हैं। चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश में किस नदी होगा? यहाँ पे नदी के किनारे हुआ था। देखिए, चरण पादुका नरसंहार जो है इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इस बात को आप समझिए कि चरण पादुका नरसंहार उस दिन हुआ था जिस दिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी वर्ष 1931 में यह नरसंहार हुआ। देखिए क्या हुआ, 14 जनवरी को छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक मैदान में आम सभा चल रही थी और इस आम सभा में क्रांतिकारी बैठे हुए थे और ये जो क्रांतिकारी हैं, इन क्रांतिकारियों के द्वारा बात की जा रही थी कि अंग्रेज सरकार को भारत से कैसे भगाया जाए, कैसे हम चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। और इस क्रांतिकारी सभा में ही अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के गोलीबारी कर दी गई और गोली चला दी गई और इस गोली चलाने में लगभग 21 से 22 लोगों की हत्या हो गई और जो लोग जिनकी हत्या हुई वो बहुत ही प्रभावशाली क्रांतिकारियों में गिने जाते थे। तो इसे इस कारण से मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये हुआ था उर्मिल नदी के किनारे, जिला लगता है छतरपुर, 14 जनवरी वर्ष 1931 को। चरण पादुका में बलिदान स्मारक का निर्माण किसने करवाया? देखिए, चरण पादुका यह क्षेत्र छतरपुर का है, ये है बलिदान स्मारक। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बलिदान हुआ था, बहुत सारे लोगों की हत्या दी गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा। लगभग 21 से 22 लोग यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई थी और इससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जगजीवन राम और इंदिरा गांधी। देखिए, जब हम बलिदान स्मारक की बात करते हैं तो इस बलिदान स्मारक का निर्माण जगजीवन राम के द्वारा करवाया गया था। ये भारत के रक्षा मंत्री थे। तो ये बात आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भारत के तात्कालिक समय के रक्षा मंत्री जगजीवन राम के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है स्मारक, जो कि उस समय की चरण पादुका हत्याकांड का गवाह है। मध्य प्रदेश में पंजाब मेल हत्याकांड किस जिले से संबंधित है? ये आपको पंजाब मेल नजर आ रही है, ये दिल्ली से मुंबई जा रही थी और इसमें खंडवा जिले के अंतर्गत एक हत्याकांड हुआ जिसके तहत मेजर शाहन और मेजर हैक्सल की हत्या कर दी गई। यशवंत सिंह और दलपत राव और देव नारायण तिवारी के द्वारा। तो मेजर शाहन और मेजर हैक्सल की हत्या की गई। इसके साथ ही साथ में जो मेजर शाहन थे उनके कुत्ते की भी हत्या कर दी गई। तो ऑप्शन हमारा है खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार। तो हमने देख लिया कि कहाँ हुआ था, ये खंडवा जिले के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सोहावल के नरसंहार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? जब सोहावल के नरसंहार की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला, कोरकू नरसंहार, बंजारे गोलीकांड और मांझन गोलीकांड। देखिए, जब मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को। कोरकू नरसंहार जो है ये नरसंहार नहीं है, बल्कि कोरकू का संबंध हमारा बंजारे सिंह कोरकू या फिर गुंजन सिंह कोरकू से है, जो कि घोड़ाडोंगरी सत्याग्रह से है। मांझन गोलीकांड बिल्कुल सही आंसर होगा कि सोहावल के नरसंहार को मांझन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? 30 जून 1937, 31 मई 1935, 29 जनवरी 1939, 30 जनवरी 1940। देखिए, ये जो अधिवेशन है ये कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण है इस अधिवेशन का अत्यधिक विवादित होना। ये अधिवेशन मध्य प्रदेश में होना था, तो इसे त्रिपुरी अधिवेशन, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में ये होना था और जबलपुर को ही हमने पढ़ा है कि पुराने समय में त्रिपुरी, तेवर और जवालीपुरम के नाम से जाना जाता था। तो जबलपुर में जब ये आंदोलन होना था और जब ये अधिवेशन जबलपुर में होना था, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें। तो इस कारण से चुनाव किए गए और चुनाव हुए। महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया गया, वहीं एक तरफ में सुभाष चंद्र बोस जी थे। महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कह दिया था कि यदि पट्टाभी सीतारमैया जी की हार होगी तो ये हार मेरी स्वयं की होगी। उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी ही इस चुनाव में जीते। इससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि सत्ता किस तरफ जा रही थी। तो महात्मा गांधी जी के जो कैंडिडेट थे, जो कि पट्टाभी सीतारमैया जी थे, वो इस चुनाव में हार गए और चुनाव जीते सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये चुनाव जीत लिया, लेकिन इसके बाद भी समस्याएं कम नहीं हो रही थी, गांधी जी बात नहीं मान रहे थे। इस वजह से सुभाष चंद्र जी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका त्यागपत्र लेने के बाद पुनः एक अध्यक्ष बनाया जाना था, तो अगले अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद जी को। तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ही इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये कब हुआ था? तो यह अधिवेशन 29 जनवरी 1939 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब हम बात करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन के प्रारंभिक अध्यक्ष की, तो त्रिपुरी अधिवेशन के हमारे प्रारंभिक अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, क्योंकि यही प्रारंभिक अध्यक्ष चुने गए थे और इसके बाद चुनाव भी यही जीते। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन के चुनाव के बाद जो अध्यक्ष बने वो कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, और इन्होंने फिर इस्तीफा दिया। इसके बाद जो बने उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जी, और ये है राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब हमें देखना है कि कौन सी घटना है और कौन कौन से जिले से संबंधित है। रतौना आंदोलन, नमक आंदोलन, झंडा आंदोलन और चरण पादुका आंदोलन और घोड़ाडोंगरी सत्याग्रह। देखिए, ये नमक होगा सबसे पहले। तो अब इन आंदोलनों का संबंध हम निकालेंगे। सबसे पहले रतौना आंदोलन, जो कि हमने देखा था कि गायों के संरक्षण के लिए किया गया था, जो कि सागर जिले में किया गया था। तो पहले हो गया ऑप्शन नंबर पहला, एक आएगा। तो हम एक देख लेते हैं, एक किस नंबर में लिखा है? तो सी में लिखा है और ए में लिखा है, तो ये दोनों तो पहले एलिमिनेट हो गए कि ये आंसर नहीं होंगे। अब देखते हैं नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह जो है वो जबलपुर में भी किया गया था, सिवनी में भी किया गया था। झंडा आंदोलन जो है वो जबलपुर में किया गया था। तो अगर झंडा आंदोलन जबलपुर में किया गया था तो नमक सत्याग्रह यहाँ ऑप्शन सिवनी होगा। चरण पादुका नरसंहार छतरपुर जिले के अंतर्गत किया गया था और घोड़ाडोंगरी सत्याग्रह जो है वो बैतूल में हुआ था। इस कारण से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 1 3 2। तो 1 3 2
और उसके बाद हो जाएगा हमारा 5-4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो होगा 1, 3, 2, 5 और 4। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? देखिए, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड ना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हुआ, जब भारत सरकार के द्वारा भोपाल को मध्य भारत के क्षेत्र में मिला लिया गया। भोपाल में 14 जनवरी 1949 को भोपाल के पास में एक गांव है जिसका नाम है बोरास गांव, जो कि रायसेन के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे 1949 को हुआ ये कि स्थानीय लोगों के द्वारा भारतीय झंडे को फहराया गया। पर यह वह समय था कि इस समय तक भोपाल जो है वो मध्य भारत में विलीन नहीं हुआ था और भोपाल को भारत में नहीं मिलाया गया था। इस कारण से यहाँ पर नवाबी सेना जो थी, उस नवाबी सेना ने इन स्थानीय लोगों के ऊपर आक्रमण किए और स्थानीय लोगों के बीच और नवाबी सेना के बीच बहुत ज्यादा बड़ी जंग हुई। और जिस जंग में सीधी सी बात है, नवाबी सेना के पास गोलियां थी तो उन्होंने गोलियों से बहुत सारे लोगों को छलनी कर लिया और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और इतना सब कुछ देखने के पश्चात पटेल जी सामने आए और सरदार पटेल जी के द्वारा फिर भोपाल को संपूर्ण भारत में विलय किया गया। और इस दबाव को देखते हुए तो ये जो हत्याकांड है यही कहलाता है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि भारत के संपूर्ण क्षेत्र तो धीरे धीरे करके मिल ही रहे थे, लेकिन भोपाल जो रियासत है वो अंत में मिलाई गई थी संपूर्ण भारत में। इस कारण से यहाँ के लोगों को अत्यधिक संघर्ष देखना पड़ा स्वयं को आजाद करने के लिए। तो हमारा यहाँ पे 1940 सतना, 1930 भोपाल, 1945 सागर, 1949 रायसेन। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1949 रायसेन जिले के अंतर्गत बोरास गांव में किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो गांव है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। और किस किस के बीच में जंग हुई? तो पहली बात तो एक तरफ में थे स्थानीय लोग और दूसरी तरफ में थी नवाबी सेना। ये आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो नवाबी सेना है ये ब्रिटिश सेना नहीं है, मतलब अंग्रेज अधिकारी नहीं है, बल्कि भोपाल के जो नवाब थे उनकी बात जो सेना थी उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और ये जो स्मारक बनाया गया है ये बलिदान स्मारक है, जो कि यहाँ पर भोपाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले स्थान पे बोरास गांव में बनाया गया है। चिचली की घटना किस जिले से संबंधित है? जबलपुर, इंदौर, नरसिंहपुर और भोपाल। महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया एक नारा जो था करो या मरो का नारा पूरे देश में आग की तरह फैल गया था और इसी नारे के कारण इस घटना ने जन्म लिया। हुआ ये कि महात्मा गांधी ने जब इस नारे को दिया तो इस नारे को सुनने के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सा जोश था। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत ही स्थानीय नेताओं के द्वारा बहुत ही विशाल भाषण दिया गया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और इस भाषण के कारण ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया और जो नेता थे उन्हें भी गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के कारण बाकी लोगों ने जुलूस निकाला और जैसे ही जुलूस निकला तो जुलूस के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और ये पूरी घटना चिचली की घटना के नाम से जानी जाती है और ये हुई थी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत, अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आज का एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है हमें कमेंट में बिल्कुल बताइए और यदि आपको कोई दिक्कत है और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे उसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।